हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे बोध स्तर का शिक्षण। ये स्मृति स्तर में सेकंड पॉइंट है। ये अधिगम और शिक्षण की बुक से फर्स्ट यूनिट से लिया गया है। देखो, बोध शब्द का अर्थ ही होता है कि किसी परिस्थिति में तत्वों के बीच संबंध देखना। ठीक है, भाषा में प्रयुक्त होने वाले शब्दों के अर्थ को समझाना। कोई भी लैंग्वेज है उसके अंदर जो भी वर्ड्स यूज हो रहे हैं उनके अर्थ को समझाना। और जो तत्व होते हैं यानी कि ए, देखो मान लेते हम ए प्लस बी, इनके बीच में क्या रिलेशन है? ए प्लस बी, इसके बीच में क्या रिलेशन होता है? एडिशन का रिलेशन होता है। तो ये हम उसके तथ्य को समझाता है कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, फर्स्टली होता है अर्थ को समझाना, हम पढ़ चुके हैं। पूर्ण रूप से परिचित होना, शब्द या संप्रत्यय की प्रकृति या विशेषता को स्पष्ट व्याख्या करना। देखो, पूर्ण रूप से परिचित होना मतलब शब्द होता है, उसके संप्रत्यय, उसके अर्थ को, उसकी विशेषता, उसकी प्रकृति, इन सब को स्पष्ट करता है। किसी भाषा के रूप में प्रयुक्त शब्दों के अर्थ को जानकर व्याख्या करना। कोई भी लैंग्वेज होती है उसके अंदर जो वर्ड यूज करते हैं उनके अर्थ को जानकर एक्सप्लेनेशन देना। किसी तथ्य के रूप में स्पष्ट तौर पर ग्रहण करना या अनुभव करना। कोई भी फैक्ट्स होते हैं उनके तो मतलब तौर तरीके, वो किस लेवल से यूज हो रहा है, किस से नहीं हो रहा है, उनको ग्रहण करना और रियलाइज करना, फील करना। देखो, जो मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाला शब्द होता है बोध, उसके बीच में और इस टाइम जो हम बोध अर्थ पढ़ रहे हैं उनके बीच में थोड़ा अर्थ भिन्न होता है। वो कैसे होता है कि बोध को तथ्य को प्रयोग करने के लिए उपकरण के रूप में देखा जाता है, बोध संबंध के रूप में देखता है, बोध को दोनों ही संबंध और उपकरणों के रूप में प्रयोग में देखा जाता है। बोध एक सामान्यीकृत अंतर्दृष्टि होती है। देखो, अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है कि हम कोई एक बॉयज होता है और एक गर्ल्स होते हैं, दोनों आपस में बातें कर रहे हैं, उन बातों को देखकर हम अपनी अंत्य क्रिया से, अपने अंतर मन से खुद हम अनुभव कर सकते हैं और हम पता लगा सकते हैं कि इनके बीच में क्या रिलेशंस हैं। ठीक है, ये हस्बैंड वाइफ है, भाई बहन है, या अदर कोई रिलेशन है। ठीक है, ये तीन प्रकार का होता है: कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, ट्रू अंडरस्टैंडिंग एंड फंक्शनल अंडरस्टैंडिंग। देखो, ये तीनों जो होते हैं, सत्य बोध और पूर्ण बोध, और ये क्या हो गया, क्रियात्मक बोध। इसमें क्या होता है कि जो तथ्य, सिद्धांत और प्रत्यय आदि के प्रयोग का घोतक होते हैं। ठीक है, इनमें से जो ये फैक्ट्स होते हैं उनके बारे में बताना, सिद्धांतों का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इनके बीच में संबंध बताते हैं। ठीक है, डॉक्टर SSC ओब्रॉय ने बोध स्तर के शिक्षण के लिए डेफिनेशन दी है। क्या दी है कि जो बोध स्तर का शिक्षण होता है वो बहुत ही आवश्यक होता है जो कि पहले स्मृति स्तर को पार कर चुका हो। ठीक है, स्मृति स्तर यानी कि उसे बहुत अच्छे से मेमोरी लेवल होना चाहिए, वो किसी को भी समझा सकता हो या खुद कुछ भी समझ सकता हो इजीली। ठीक है, बोध स्तर प्राप्त करना एक कल्पना मात्र होगी। इस स्तर पर शिक्षक विद्यार्थी को सामान्यीकरण तथा सिद्धांतों एवं तथ्यों के बीच में संबंध में बोध कराने पर बल देता है। जो स्टूडेंट होते हैं उन्हें कुछ भी पता नहीं होता, क्या फैक्ट होते हैं, क्या झूठ होता है, क्या सिद्धांत होते हैं, उन सब के बारे में टीचर्स क्या करते हैं, उन्हें रूबरू करवाता है, उन्हें समझाता है कि ये फैक्ट्स होते हैं, ये सिद्धांत होते हैं। ठीक है, इस स्तर पर विद्यार्थी में नियमों को पहचानने की, समझने की तथा उन्हें प्रयोग करने की क्षमता विकसित होती है। ठीक है, परिणाम स्वरूप शिक्षण विचारपूर्ण प्रकृति का हो जाता है। विचारपूर्ण यानी कि पहले सोचेंगे फिर करेंगे, थॉटफुल हो जाता है। इसमें विद्यार्थी में बौद्धिक व्यवहार को विकसित करने के लिए अधिक से अधिक अवसर प्रदान किए जाते हैं। और इसमें इस स्तर में जो बोध स्तर के शिक्षण में विद्यार्थी और अध्यापक दोनों ही समान रूप से भाग लेते हैं। देखो, ये बोध स्तर के शिक्षण का प्रतिमान होता है, मॉरिसन ने दिया था। ये 4 पॉइंट हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसी पार्ट के पहले पॉइंट में पढ़ चुके हैं। ये सब हमें पढ़ने की जरूरत है नहीं वैसे,
लेकिन फोकस, हम किसी भी कार्य को हम फोकस से काम करते हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, तो लेकिन मैं थोड़ा सा रिपीट करवा देती हूँ कि जो शिक्षण स्तर का पहला पक्ष होता है, मॉरिसन के मता अनुसार बौद्ध स्तर में शिक्षण उद्देश्य विद्यार्थी को प्रत्यय का अधिकार प्रदान करवाता है। दूसरे शब्दों में कहा जाता है कि जो बौद्ध स्तर के शिक्षण में शिक्षक पाठ्य वस्तु के स्वामित्व पर बल देता है, ठीक है, ताकि अपेक्षित परिवर्तन हो जाए। स्मृति स्तर शिक्षण का पद पार कर लेना इसकी प्रमुख शर्त होती है, ठीक है। संरचना दूसरा है अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, परिपाक, संगठन और वर्णन करना। अन्वेषण क्या होता है कि कोई भी काम कर रहा है, शिक्षक एंड स्टूडेंट दोनों क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो जो टीचर्स होता है वो किसी से भी मतलब समझ में आया है या नहीं आया है बच्चों को, तो वो क्या करता है, क्वेश्चन पूछ सकता है, और बच्चे भी टीचर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पुटअप कर सकते हैं। टीचर क्वेश्चन किस लिए पूछता है कि वो अपने जो नया ज्ञान प्रोवाइड करवाया है बच्चों को उसके बारे में जान सके, ठीक है। सेकंड है प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन। देखो कोई भी जो टीचर होता है प्रेजेंटेशन कब करता है, जब वो छोटी से छोटी चीज को खुद से सोल्व करता है और फिर बाद में बच्चों के सामने जाके प्रेजेंट करता है, ठीक है, ताकि जो बच्चों के अंदर जो डाउट्स होते हैं वो उन्हें क्लियर कर सके और इजीली उस टॉपिक को समझा सके, ठीक है। टीचर उसकी रिपीटेशन करता है, जो भी बच्चों को समझ में नहीं आता है तब तक उसकी रिपीटेशन करता है ताकि बच्चों को समझ में आ सके, ठीक है। परिपाक क्या होता है, असाइमिलेशन। देखो परिपाक द्वारा विद्यार्थी का सामान्यीकरण के लिए अवसर प्रदान किया जाता है ताकि वे प्रत्यय पर अधिकार स्थापित कर सके। परिपाक के अवसर पाठ्यक्रम की गहनता पर बल देने के लिए किया जाता है। असाइमिलेशन क्या किया जाता है कि जो टॉपिक होते हैं उसको डीपली स्टडी करने के ऊपर फोर्स करते हैं, ठीक है। परिपाक के लिए विद्यार्थी प्रयोगशाला और पुस्तकालय में जाकर खुद से ही स्टडी कर सकते हैं, और जैसे टीचर उन्हें होमवर्क देता है तो वो होमवर्क भी खुद ही करते हैं, वही होता है परिपाक। परिपाक के समय जो विद्यार्थी अपनी आवश्यकता अनुसार से अध्ययन करता है, इसी दृष्टि से शिक्षक विद्यार्थी को व्यक्तिगत क्रियाओं करने के लिए अधिक से अधिक अवसर प्रदान करता है, ठीक है। जो परिपाक में शिक्षक और विद्यार्थी के बीच क्रियाएं होती हैं तो वो गाइडेंस प्रदान करता है और शिक्षक स्टूडेंट्स को। लास्ट है परिपाक के दौरान शिक्षक यह बात की जांच करता रहता है कि क्या विद्यार्थी को पाठ्य वस्तु पर अधिकार प्राप्त कर लिया है या नहीं, मतलब जो भी कुछ टीचर्स ने समझाया है वो उसे समझ में आया है या नहीं आया है। नंबर 4 है संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। जब परिपाक प्रक्रिया द्वारा विद्यार्थी पाठ्य वस्तु का स्वामित्व प्राप्त कर लेता है तब वह पाठ्य वस्तु की प्रकृति के अनुसार उसका संगठन करता है। इस प्रकार इस पद से पुनः प्रस्तुतिकरण का अवसर दिया जाता है और वह उसे अर्जित ज्ञान या पाठ्यक्रम की सामग्री को अपने शब्दों में प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। देखो संगठन क्या होता है, जैसे कि हम पूरी क्लास में बैठ के ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं बच्चों को, तो क्या होता है कि 2 ग्रुप हैं तो दोनों ग्रुप एक दूसरे से क्वेश्चन पुट अप करेंगे और वो ग्रुप उसके क्वेश्चन का आंसर देगा, नहीं दिया तो दूसरे ग्रुप उसका आंसर बता। इससे क्या होता है कि नॉलेज इंक्रीज होती है, बच्चों के अंदर अंडरस्टैंडिंग पावर इंक्रीज होती है और उन्हें क्या होता है कि काम करने के लिए रुचि उत्पन्न होती है। नंबर 5 है वर्णन करना। यह बौद्ध स्तर की संरचना का अंतिम पद है। इसमें विद्यार्थी शिक्षक का सहपाठी के समक्ष पाठ्य वस्तु का मौखिक रूप से प्रस्तुत करता है, आवश्यकता पड़ने पर इसे लिखित रूप में भी प्रस्तुत करता है। वर्णन करने के लिए देखो हम क्या करते हैं, किसी को भी रिसिटेशन करने के लिए हम पहले खुद पढ़ते हैं फिर उसके बारे में वर्णन करते हैं। ये दोनों पॉइंट हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सामाजिक प्रणाली में सोशलाइजेशन होता है, शिक्षक होता है वो तानाशाही होता है और टीचर्स होते हैं वो क्या होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, ठीक है। मूल्यांकन प्रणाली क्या होता है, जो भी कुछ काम किया गया है, प्रोग्राम हुआ है, लर्निंग प्रोग्राम हुआ है, उसके बारे में अधिक से अधिक अधिगम स्तर पर मतलब अधिगम कार्य किया जाए, सीखने का कार्य किया जाए। बौद्ध स्तर के शिक्षण के गुण क्या क्या होते हैं, देखो बौद्ध स्तर में शिक्षण से विद्यार्थी को स्मृति स्तर के शिक्षण की तुलना अधिक स्थायी ज्ञान प्राप्त होता है। देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें सुनने से ज़्यादा याद होती है, तो उससे क्या होता है ज़्यादा ज्ञान प्राप्त होता है बौद्ध स्तर के ज्ञान से।
सेकंड पॉइंट है, इससे विद्यार्थी पाठ्य वस्तु को रटकर नहीं बल्कि उसे समझकर ज्ञान प्राप्त करता है, और जो समझकर ज्ञान प्राप्त किया जाता है वो अधिक टाइम तक कॉन्शियस माइंड में स्टोर हो रहता है। नंबर थर्ड है, इसके द्वारा विद्यार्थी अपनी बुद्धि में विचार शक्ति का प्रयोग कहीं अधिक प्रभावी ढंग से कर सकते हैं। देखो, जब भी हम किसी को कार्य को रुचिकर बनाने की कोशिश करते हैं तो जो बच्चे होते हैं वो भी रुचि लेते हैं और उस कार्य को लंबे समय तक याद करते हैं, और जो पढ़ाने का तरीका होता है वो भी इफेक्टिव हो जाता है। इसमें पाठ्य वस्तु को क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से विद्यार्थी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, और जो पूर्व ज्ञान है पहले हम पढ़ा चुके हैं उसी के से रिलेटेड नए ज्ञान को जोड़ा जाता है, नई चीज़ों को बताया जाता है। इसके द्वारा प्राप्त ज्ञान का चिंतन स्तर के शिक्षण के लिए आधार का काम करते हैं। ठीक है, बौद्ध स्तर के शिक्षण के दोष क्या क्या होते हैं? मानवीय व्यवहार की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है इसमें, फर्स्टली है। सेकेंडली है, स्वामित्व अधिगम, मास्टर लेवल पर ही बल दिया जाता है, मतलब खुद ही मास्टर बनने की कोशिश करते हैं बच्चे भी कि मुझे ही ज़्यादा आता है या नहीं, ऐसे। नंबर थर्ड है, वस्तुतः इसमें पाठ्य वस्तु के स्वामित्व से विद्यार्थी के भावात्मक एवं क्रियात्मक पक्षों का विकास न होकर केवल ज्ञानात्मक पक्ष का ही विकास होता है। जो विद्यार्थी होते हैं उससे भावना के बारे में और क्रिया के बारे में विकास न करके ज्ञानात्मक पक्ष का ही विकास होता है, ओनली मेंटल लेवल का विकास होता है। नंबर 4 है, यह शिक्षण विषय केंद्रित होता है जिससे विद्यार्थी शिक्षक के बीच में स्वाभाविक अंतःक्रिया नहीं हो सकती है, उनके बीच में जो रिलेशन होता है वो नहीं हो सकता है। आई होप आपको ये समझ में आया हो, तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू।